पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। नववर्ष 2025 की सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जो है मैं आज जो है नववर्ष के बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अभी 21 दिसंबर को एक यूट्यूब वीडियो बनाया था, वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझे संदेश डालकर दिखा कि एक शॉर्ट वीडियो आप जो है बनाए जो है राशियों के ऊपर, जिससे कि लोग जो है उसको यानी जो व्यस्त लाइफ जिनकी है वो उसको देख सके। तो आज मेरा मकसद उसी को बनाना। फटाफट मैं शुरू करता हूँ अपने वीडियो को नववर्ष 2025 का। नववर्ष 2025 कुल मिलाकर ये जो है अंक शास्त्र के अनुसार नौ का अंक है, यानी मंगल प्रधान यानी वर्ष होगा पूरी तरह से। और नववर्ष जो 1 जनवरी 2025 को जो नक्षत्र आ रहा है सूर्योदय के समय, वो सूर्य का नक्षत्र है उत्तराषाढ़, यानी सूर्य और मंगल का पूरा प्रभाव रहेगा। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आ जाता हूँ। हमारी जो 12 राशियाँ हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सुफलदायक वर्ष 2025 में कौन सी राशियाँ रहेंगी, मैं मुख्य मुद्दे को बताने की सबसे पहले कोशिश करता हूँ। हमारे जो वार्षिक जो भविष्यफल होता है उसमें हमारा जो देवगुरु बृहस्पति और शनि और राहु और केतु का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक एक राशि पर रहते हैं, शनिदेव 2.5 साल तक रहते हैं और राहु केतु 1.5 वर्ष तक रहते हैं। वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति यानी जो आर्थिक समृद्धि के जो कारक ग्रह हैं, यानी कि जो आर्थिक मामलों के मामले में जिनको सफलता प्राप्त होगी, वो देवगुरु बृहस्पति ग्रह की सो और असो अवस्था के ऊपर निर्भर करती है। तो हमारे देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से वर्तमान की वृष राशि से अगली राशि मिथुन राशि में 1 वर्ष के लिए प्रस्थान करेंगे, जो कि मिथुन राशि पे 1 जून 2026 तक रहेंगी। यानी 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे, वर्तमान में जो वृष पे हैं। शनिदेव वर्तमान में जो है कुंभ राशि पे स्थित है, अपनी स्वराशि पे, वो भी अपना गोचर में परिवर्तन वर्ष 2025 में करेंगे। वो 29 मार्च 2025 को रात्रि से मीन राशि पे चले जाएंगे, यानी कुंभ राशि के बाद जो अगली राशि आती है जल तत्व की राशि है, मीन राशि पे 2.5 वर्ष के लिए चले जाएंगे, जो कि मीन राशि पर 2 जून 2027 तक विराजमान रहेंगे। उसके बाद आता है राहु और केतु। राहु जहाँ जिस राशि पर स्थित होता है उसके जस्ट सामने वाली पर केतु होता है, तो राहु और केतु आमने सामने रहते हैं। तो राहु केतु 1.5 वर्ष के लिए 18 मई 2025 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यानी वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करते हैं। वर्तमान में राहुदेव मीन राशि पर स्थित है, तो वो 18 मई 2025 से कुंभ राशि पे स्थान परिवर्तन करेंगे। राहु कुंभ राशि में आएंगे तो केतु सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे 18 मई से। राहु केतु 18 मई 2025 से 1.5 वर्ष के लिए स्थान परिवर्तन अपना कर देंगे। अब इन्हीं के ऊपर वार्षिक जो हमारा राशि फल है, यानी किसको सफलता मिलेगी, किसको असफलता मिलेगी, किसको मन से तनाव होगा, इन्हीं के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं सबसे पहले शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। वर्ष 2025 में 3 लोगों पे से शनि का प्रभाव हट रहा है, यानी कि 29 मार्च 2025 से मकर राशि के व्यक्तियों पर से शनि की 7.5 का प्रभाव पूरी तरह से हट जाएगा, और वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि की चतुर्दशा हट जाएगी। कर्क राशि के व्यक्तियों पर 29 मार्च 2025 से शनि की अष्टम ढैया का प्रभाव हट जाएगा, और 29 मार्च 2025 से 3 नए लोगों पर शनि का प्रभाव आरंभ हो जाएगा, जिसमें मेष राशि के व्यक्तियों पर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का पहला चरण आरंभ हो जाएगा जो है, और धनु राशि के व्यक्तियों पर शनि की चतुर्दशा आरंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 से 2.5 वर्ष की, और सिंह राशि के व्यक्तियों पर शनि की अष्टम ढैया आरंभ हो जाएगी 29 मार्च 2025 से। यानी 3 लोगों पे शनि का प्रभाव आरंभ हो रहा है जो है। अब यानी आर्थिक मामलों में यानी 3 राशियों को सबसे ज्यादा सफलता वर्ष 2025 में मिलेगी। इंपॉर्टेंट चीज मैं उसको बताने की कोशिश करता हूँ।
देवगुरु बृहस्पति को ब्रह्मांड का अति सुग्रह कहा गया है। ये देवताओं के मंत्री हैं। ये किसी की नौकरी लगना, कंपटीशन में सफलता होना, किसी का शादी ब्याह तय होना और संतान का होना, यानी जो कुछ भी मामले जो निर्धारित होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मांड की अति सुग्रह के द्वारा जब गोचर में किसी की राशि से शुभ भाव में आते हैं तो उसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जो सबसे ज्यादा नंबर 1 पे जो राशि रहेगी वर्ष 2025 में, 15 मई 2025 से इसका प्रभाव जो सकारात्मक प्रभाव आरंभ होगा वो 15 मई 2025 से आरंभ होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से मिथुन राशि में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, 1 जून 2026 तक रहेंगे। तो नंबर 1 जो राशि है वृष राशि के लोगों को सबसे ज्यादा शुभ फलदायी वर्ष 2025 में देवगुरु बृहस्पति होने वाले हैं। 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक देवगुरु बृहस्पति इनके धन संचित धन वाले घर में रहेंगे, कुटुंब के घर में रहेंगे, वाणी के घर में रहेंगे। सेकंड हाउस होता है, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव में रहेंगे तो यहाँ पे वो शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरी तरफ 29 मार्च 2025 से शनिदेव जो है वृष राशि के व्यक्तियों के लिए वर्तमान में अपने कुंभ राशि पे बैठे हुए यानी कर्म क्षेत्र में बैठे हुए वो लाभ के घर में विराजमान हो जाएंगे 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक, यानी शनिदेव लाभ के घर में बैठेंगे और देवगुरु बृहस्पति संचित धन वाले हाउस में बैठेंगे। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा जो अपार सफलता मिलेगी वृष राशि के लोगों को मिलेगी, यानी उनके जो जितने लंबे समय से काम जो अटके हुए पड़े हुए हैं वो पूरी तरह से जो है वर्ष 2025 में 15 मई के बाद सुलझने, यानी कि उनकी सफलता मिलने की संभावना पूरी हो जाएगी जो भी वो मन में अपना विचार रखते हैं। इसके बाद दूसरी राशि आती है जो है सिंह राशि। सिंह राशि पे 29 मार्च 2025 से शनि की ढैया आरंभ हो जाएगी, अष्टम ढैया। लेकिन देवगुरु बृहस्पति उनकी उनके जन्म कुंडली का जो सबसे शक्तिशाली हाउस होता है लाभ भाव, वहां पे विराजमान हो जाएंगे 15 मई 2025 से मिथुन राशि में जैसे ही आएंगे तो वो 1 जून 2026 तक लाभ के घर में ही बैठे रहेंगे। तो शनि की जो अष्टम ढैया है वो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखे सिंह राशि के व्यक्ति, लेकिन आर्थिक मामलों में सबसे ज्यादा लाभदायक स्थिति सिंह राशियों की रहने वाली है। नंबर 2 पर सिंह राशि को सबसे ज्यादा फायदेमंद देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर में 1 साल तक देंगे, 15 मई से लेके 2025 से लेके 1 जून 2026 तक। और इसके बाद जो राशि आती है सबसे कुंभ राशि, यानी कुंभ राशि तीसरे नंबर पर रहेगी, यानी जिनको सबसे ज्यादा सफलता मिलनी है। कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का आखिरी चरण 29 मार्च 2025 से आरंभ हो जाएगा। अभी 2.5 साल की शनि की 7.5 बाकी रह जाएगी, जो कि 2 जून 2027 तक शनि जब तक मीन पे रहेंगे ये उनका आखिरी चरण रहेगा शनि की 7.5 का। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से मिथुन राशि में जैसे ही अपना स्थान परिवर्तन करेंगे तो 1 जून 2026 तक पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जब पंचम में होंगे तो देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि वालों को आर्थिक मामलों में विशेष लाभदायक साबित होंगे, क्योंकि पंचम भाव में जो ग्रह बैठता है वो भाग्य भाव पर भी दृष्टि रखता है और लाभ भाव पर भी रखता है और लगन को भी देखता है, यानी कुंभ राशि पर भी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति डालेंगे पूर्ण दृष्टि। तो कुल मिला के ये है नंबर 1 पे वृष राशि, दूसरे नंबर पर सिंह राशि और तीसरे नंबर पर कुंभ राशि। ये सबसे ज्यादा आर्थिक मामलों में लाभ प्रदान करने वाली राशि होंगी वर्ष 2025 के अंदर। इसके बाद जो सबसे ज्यादा सावधानी जिन लोगों को यानी आर्थिक मामलों में जिनको नुकसान हो सकता है उन राशियों के बारे में मैं अब बता रहा हूँ। जो महत्वपूर्ण 3 राशियां हैं। नंबर 1 है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए 15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में रहेंगे। 12वां भाव होता है व्यय का, खर्चे का, वहाँ 1 साल तक रहेंगे 1 जून 2026 तक। तो कर्क राशि वालों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। आर्थिक मामलों में ज़्यादा जोखिम न उठाएं, कहीं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट न करें, तो विशेष सावधानी कर्क राशि वालों को धन के मामले में रखनी पड़ेगी। सहयोगियों से जैसा सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग उस तरह का प्राप्त नहीं हो पाएगा 12वें भाव में बृहस्पति गोचर में बैठने से 15 मई 2025 से।
उसके बाद नंबर 2 राशि है वृश्चिक राशि। कर्क राशि वालों पे शनि की ढैया जरूर खत्म हो जाएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव 12वें में रहेंगे, इसलिए सावधानी बरते हैं। नंबर 2 राशि है वृश्चिक राशि। इन पे भी शनि की चौथी ढैया खत्म हो रही है 29 मार्च 2025 से, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अशुभ भाव अष्टम में रहेंगे 1 साल तक, 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक। तो वृश्चिक राशि के व्यक्ति भी विशेष सावधानी बरते आर्थिक मामलों में, यानी कोई विशेष यानी कि ज्यादा जोखिम न उठाएं किसी भी फाइनेंस के मामले में, यानी जो जैसा स्थितियां चल रही हैं उसी तरह से करें जो है। और जब बृहस्पति अशुभ भाव में होता है तो सहयोगियों से जैसा सहयोग व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। तो कुल मिला के ये विशेष यानी कि सावधानी बरतने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों। तीसरी राशि आएगी मकर। मकर राशि वालों पे शनि की 7.5 जरूर खत्म हो जाएगी 29 मार्च 2025 से, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से लेकर 1 जून 2026 तक शत्रु रोग ऋण यानी जन्म कुंडली का जो छठा भाव होता है वहां विराजमान रहेंगे। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, जो शत्रु रोग ऋण वाला हाउस है, कहीं से अधिक लोन वगैरह यानी कि लोन वगैरह ज्यादा न लें कि जो जिसको वो चुका न सके। तो यानी इन मामलों में विशेष सावधानी बरतनी है। और अपने विरोधियों से शत्रुओं से विशेष गुप्त विरोधियों से विशेष सावधान रहने की जरूरत है। कुल मिला के ये किसी से वाद विवाद और उलझने की जरूरत नहीं है जो है। तो कुल मिला के वर्ष 2025 में जो 3 राशियां हैं कर्क राशि, वृश्चिक राशि और तीसरी है मकर राशि, इन लोगों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इनका देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से 1 वर्ष के लिए अशुभ हाउस में विराजमान रहेगा। इसके बाद जो यानी कि राशि जो शुभ फल देगी वो एक तो मिथुन राशि। मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति उनकी राशि में विराजमान रहेंगे 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक। तो मिथुन राशि पर जब विराजमान रहते हैं तो बृहस्पति शुभ फल प्रदान करते हैं, न यानी कितना अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं देते हैं। तो इनके लिए भी लगभग मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 15 मई 2025 से शुभ फलदायक रहने वाला है। दूसरी राशि है धनु राशि। धनु राशि की शनि की चौथी ढैया जरूर आरंभ हो रही है 29 मार्च 2025 से, लेकिन देवगुरु बृहस्पति उनके सप्तम भाव में रहेंगे। तो सप्तम भाव में रहने से यानी शुभ फल प्रदान करेंगे, यानी वो लाभ के घर को देखेंगे। तो मिथुन राशि और धनु राशि वाले 2 राशियों के व्यक्तियों को वर्ष 2025 शुभ फलदायक रहने वाला है। मिथुन राशि और धनु राशि व्यक्तियों के लिए अगर विवाह शादी विवाह की अगर कहीं बातचीत चल रही है तो उनका विवाह होने की संभावना प्रबल रहेगी मिथुन राशि और धनु राशि के व्यक्तियों की 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे जो है 1 वर्ष तक। तो ये इन दोनों के लिए अच्छा रहने वाला है। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे 1 साल तक, 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक। तो इनके लिए भी ज्यादा अशुभ फलदायक स्थितियां नहीं है, 7.5 जरूर इनकी आरंभ हो रही है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति लाभ के घर को, भाग्य के घर को और जीवन साथी वाले घर को देखेंगे। तो ये इनकी स्थितियां भी पॉजिटिव रहेंगी। दूसरी राशि आती है तुला। तुला राशियों की स्थिति देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक भाग्यभाव में विराजमान हो जाएंगे। वर्तमान में वो अशुभ हाउस में बैठे हुए हैं अष्टम में, लेकिन 15 मई 2025 से लेके 1 जून तक वो भाग्यभाव में विराजमान रहेंगे। तो कुल मिला के तुला राशि के व्यक्तियों के लिए भी स्थितियां सकारात्मक वर्ष 2025 में रहने वाली है। अब वर्ष 2025 के अंदर 2 राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है वो सम रहेगा। वो मुख्य रूप से 2 राशियां हैं। पहली राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 से लेके 1 जून 2026 तक दशम हाउस में रहेगा, कर्म क्षेत्र में। दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति को गोचर में सम माना गया है। तो दशम भाव कर्म क्षेत्र का होता है तो भी वो न तो शुभ रहेगा न अशुभ रहेगा। इस तरह की स्थितियां वर्ष 2025 में कन्या राशि वालों के लिए रहने वाली है। इसके अलावा दूसरी राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025
15 मई 2025 से देवगुरु बृहस्पति जैसे ही मिथुन राशि में आएंगी तो उनकी चतुर्थ भाव में बैठेंगे, यानी चौथा भाव होता है सुख, यानी कि वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति को सम माना गया है। तो चतुर्थ भाव में यानी 1 वर्ष तक रहेंगे वो, 1 जून 2026 तक। तो वो वहाँ पे जो है मध्यम फल प्रदान कर देंगे, सम फल प्रदान करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने 12 राशियों का विश्लेषण पूरी तरह से शॉर्ट में करने की कोशिश करी, वो मैंने कर दिया है जो है। अब मैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई किसी भी राशि पर किसी के लिए शुभ है, किसी के लिए अशुभ है, तो इनके उपचार होते हैं, उपाय होते हैं। जो उपचार जो होते हैं वो वैदिक मंत्रों के द्वारा होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है वैदिक मंत्रों का व्यक्ति प्रॉपरली जाप नहीं कर पाता है, और कभी कभी ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि आदमी मंत्र का उच्चार सही नहीं कर पा रहा है। तो मैं आपको एक ऐसी दिव्य अलौकिक मुद्रा के बारे में बता रहा हूँ जिसका संबंध श्री हस्त यानी भगवान विष्णु से है। वो भगवान विष्णु की मुद्रा है। उससे क्या है कि उस मुद्रा के माध्यम से आप उसका अभ्यास यानी कि सुबह जब सूर्योदय होता है उससे पहले 15 मिनट करें और रात को सोने से पहले 15 मिनट करें। उस मुद्रा को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस मुद्रा को बोला जाता है त्रिलोक मोहिनी मुद्रा, जग मोहिनी मुद्रा, यानी तीनों लोक जो होती है, तीनों लोकों में जितनी दिव्य अलौकिक शक्तियाँ हैं, उसमें ग्रह नक्षत्र भी शामिल हैं। उस मुद्रा को करने से हम जो वो देवी शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं, उनसे हम अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करके उनसे विनम्र प्रार्थना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं। उससे हमारा उस ग्रह का और जो भी हमारे इष्ट देव है उसका आशीर्वाद हम पे बना रहता है। तो मैं मुद्रा को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मुद्रा होती है, जैसे हाथ ऐसे किया तो ऐसे हमने हाथ को ऐसे मोड़ लिया, और ये अंगूठे को ऊपर करना है ऐसे, और ये दोनों अंगूठे ऐसे मिला देने हैं, और ये दोनों इस तरह से मिला देनी है। इसको अपने बिल्कुल हृदय के मध्य में रखना है, सेंटर में बिल्कुल। और आप चाहो तो उसको जमीन पे आसन पे बैठ के भी कर सकते हो, या जमीन में बैठने में किसी को परेशानी हो रही हो तो वो कुर्सी पे बैठ के भी इस मुद्रा को कर सकता है। लेकिन ये हृदय के मध्य में रखनी है इस तरह की स्थितियाँ, यानी कि ये ऐसे मुट्ठी यूँ कर लेनी नहीं है, और इन दोनों को यूँ मिलाना है, और ये अंगूठे को इस तरह से मिला के इसी अवस्था में रखनी है हृदय के मध्य में, जैसे मैं कुर्सी पे आपको करके दिखा रहा हूँ। ऐसे करके हमें अपने आज्ञा चक्र पे, ये आज्ञा चक्र होता है 6वां चक्र हमारे शरीर का, जिसे हम थर्ड आई भी बोलती है, तीसरा नेत्र बोलते हैं। ऐसे मध्य में रख के हम अपने थर्ड आई पे ध्यान करें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। जो भी हमारा ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है, चाहे शनि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे मंगल हो, तो उस संबंधित ग्रह का भी हम आज्ञा चक्र पे ध्यान कर पाए। यहाँ पे आंख बंद करके हम प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे ऊपर अमुक ग्रह का प्रभाव जो है नकारात्मक प्रभाव न डाले जो है। तो इस तरह से हम इस मोहिनी मुद्रा को करते हैं। ये दिव्य अलौकिक मुद्रा है। इसका कोई यानी कि व्यक्ति जो मंत्र जाप करने में सक्षम नहीं है, तो इस मुद्रा से हम अपने सारे ग्रह नक्षत्रों को भी सकारात्मक ऊर्जायुक्त कर सकते हैं और अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इष्ट देव का भी ध्यान हमें यहाँ पे करना पड़ेगा, जो भी हमारे इष्ट देव हैं। तो ये दिव्य अलौकिक मुद्रा मैंने आपको एक उपचार यानी कि पौराणिक काल का एक उपचार, वैदिक उपचार के संदर्भ में बताई है। ये मुद्रा जो है, इस मुद्रा का मैंने खुद शोध किया है अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में। मैं इस वजह से मैं इस मुद्रा को बता रहा हूँ। टीवी चैनलों पे जनरली लोग जो है आपको जो वैदिक मंत्रों का जाप बताते हैं, तो इस मुद्रा को आप सुबह शाम 15-15 मिनट करें सोने से पहले। अब हमें किसी मंत्र का अगर हम जाप करने में सक्षम है, तो मैं आपको 2 मंत्र बता रहा हूँ। एक तो शनि ग्रह का मंत्र बता रहा हूँ, लेकिन उस ग्रह का मंत्र भी इस मुद्रा को करते हुए ही करें। यानी जब हम बैठ जाएं इसी तरह से, शनि का मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसका कम से कम 20 मिनट तो जाप करें उस मंत्र का। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। अगर हम आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाने में सक्षम नहीं है, यानी कि हमारी प्रैक्टिस नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो इस मुद्रा को बना के इस तरह से बैठ जाए। इस तरह से 5 से और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरह से। और इस मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ओम नमो भगवते शनिश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। हमें किसी माला से जाप करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मंत्र है शनि का।
हम किसी भी अवस्था में शनि कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं और अपने आसन लगा के भी बैठ सकते हैं। कम से कम 15 मिनट इस तरह से जाप करते रहें तो हमें उसका एक सकारात्मक ऊर्जायुक्त प्रभाव हमें महसूस होगा। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति का देवगुरु बृहस्पति खराब हो रहा है किसी राशि पर, तो उसके लिए इसी मुद्रा को बनाते हुए देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान कृष्ण का जो दिव्य अलौकिक मंत्र है उसको जाप पढ़ सकते हैं। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। लेकिन मंत्र हमें जोर से नहीं बोलना है, मानसिक जाप करना है। ये तो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ तो मैं जोर से बोल के आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये मंत्र हमारे मन में मानसिक रूप से चलना चाहिए और हमारा ध्यान आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। जैसे आँख बंद कर लिया और मंत्र का जाप अपना किया, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा, ओम क्लीं कृष्णाय गोपीजन बल्लभाय स्वाहा। हमारी आंखें बंद हो जाएं और हमारा मानसिक रूप से जाप चलता रहे और हमारा आज्ञा चक्र पे उस हमारे इष्ट देव की तस्वीर हमारे समझ यानी आनी चाहिए, यानी इस तरह का भाव रहना चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि इस मुद्रा को आप दिव्य अलौकिक मुद्रा को करें। इससे आप हमारे न तो शनि ग्रह से हमें भयग्रस्त होने की जरूरत है, न देवगुरु बृहस्पति से। अगर हम अपने अंदर देवी शक्तियों को जागृत करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हमारे जो भी लोग हैं वो हमें सकारात्मक ऊर्जा यानी अपने आप दिव्य कृपा से नकारात्मक फल नहीं देते हैं। तो नववर्ष 2025 के अंदर मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करी। आशा है आप सभी दर्शकों को पसंद आएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने शुभचिंतकों को शेयर करें और मेरे जो YouTube चैनल जो मेरे नाम से बना हुआ है एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गौतम, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने लंबा वीडियो जो और किसी को गहराई से जानने की ज़रूरत है 12 राशियों के बारे में, तो मैंने वो 21 दिसंबर 2024 में वो वीडियो बनाया था। वो मैं उसकी लिंक जो है जो YouTube के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें मैं दे दूंगा। उसमें से आप उस 1 घंटे वाली वीडियो को 55 मिनट का वीडियो है उसको भी देख सकती हैं। तो नववर्ष की मेरी तरफ से एक बार पुनः सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो और यही मैं सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ।